हेलो ऑल। अभी हम करने वाले हैं कुछ एमसीक्यूज़ के डिस्कशन। ठीक है। वेलकम इन आवर चैनल नीड द फाउंडेशन। और अभी काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि मैं बहुत ही बिज़ी था। सो इस वजह से वीडियोस में थोड़ी डिले हो गए। बट मुझे अब ये लग रहा है कि क्योंकि 10th के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, टर्म 1 नियरली हो चुके हैं। ठीक है, टर्म 1, तो इसलिए बच्चों को ज़रूरत है कि वो एनालाइज़ कर सकें कि हमें एमसीक्यूज़ किस तरह अटैम्प्ट करना है। ठीक है, तो इसलिए एमसीक्यूज़ के ऊपर स्पेसिफिकली इस वीडियो को बनाया जा रहा है ताकि आप लोग समझ पाओगे कि एमसीक्यूज़ को किस तरह अप्रोच करना है, किस तरह एमसीक्यूज़ सॉल्व करना है। और अगर आपको आंसर नहीं भी आता तो भी ऑप्शंस को एलिमिनेट करके किस तरह आप लोग सीख सकते हो कि हाँ, हम एमसीक्यूज़ कैसे सॉल्व करके करें। मतलब ठीक है ना, आप चाहो तो ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी एमसीक्यूज़ अटैम्प्ट कर सकते हो। हाँ, ऑब्वियसली नॉलेज तो होनी चाहिए, बट कहीं अगर कन्फ्यूजन है तो उस कन्फ्यूजन को कैसे टैकल करें वो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ यंग यूरोप अंडरग्राउंड सीक्रेट सोसाइटी इन बर्न। ऑब्वियसली ये टर्म 1 के सिलेबस के अकॉर्डिंग एमसीक्यूज डिज़ाइन की गई है। टर्म 1 के सिलेबस में आप लोगों का ये सब क्वेश्चंस आने की उम्मीद है, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। तो यहाँ पर कौन होगा? यंग यूरोप, फाउंडर ऑफ यंग यूरोप। सीधी बात है कि अगर आपको ये दिख रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ यंग यूरोप अंडरग्राउंड सीक्रेट सोसाइटी इन बर्न, तो फाउंडर ऑफ यंग यूरोप कौन थे? फाउंडर ऑफ यंग यूरोप थे गिउसेप्पे मैज़ीनी। अब इसमें आपको परफेक्ट नॉलेज चाहिए, इसमें आपको परफेक्ट नॉलेज चाहिए। अगर आप लोगों को नाम ही नहीं पता तो आप यहाँ पे गेस नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ दो नाम है, गिउसेप्पे गैरिबाल्डी, गिउसेप्पे मैज़ीनी। यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है। तो इसलिए इन सब क्वेश्चंस को ऑलरेडी मैं इन सब क्वेश्चंस को प्रोवाइड कर दूंगा, और भी मैं क्वेश्चंस अपने इंस्टा में और बाकी जगहों पे भी मैं अपलोड कर दूंगा। प्रैक्टिस करने के लिए आप लोगों को बहुत सारी मटेरियल्स मिल जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यू हैव टू बी perfect in NCERT to attempt questions. You have to be perfect in NCERT, otherwise it's very hard to score marks in board exams. Now, second question, who ruled France in 1830s and was forced to flee मतलब भाग जाना after unemployment caused the workers to revolt on roads in 1848. 1848 के टाइम पे जब रिवॉल्ट्स हो रहे थे, क्यों हो रहे थे? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट अपनी चरम सीमा पर थी, बहुत ही ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट थी फ्रांस में। उस टाइम पे कौन था जो भागने को मजबूर था? फोर्स्ड टू फ्ली मीन्स वेरी मच इट वाज अ लास्ट ऑप्शन फॉर हिम टू फ्ली, राइट? कौन था वो जिसने ये किया? इसका आंसर होगा ऑब्वियसली जो 1830 में फ्रांस को रूल कर रहा था वही होगा ना। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, लुइस फिलिप, यही थे जो रूल कर रहे थे उस टाइम पे, ठीक है, फ्रांस में। सो इट वुड बी द राइट आंसर। ओके, होप यू ऑल आर गेटिंग इट। ओके, दैट इज द परफेक्ट। जस्ट यू हैव टू लर्न हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस, हाउ टू यूज़ योर नॉलेज। ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोग हमेशा परफेक्ट 100% पढ़ाई करके जाओगे एग्जाम देने। कई बार होता है कि हम जितना पढ़ते हैं उसके 80% ही हमें याद रह पाता है, तो कैसे उसको यूज़ करें? हाउ टू यूज़ दैट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ नॉलेज टू गेन मैक्सिमम मार्क्स। नॉलेज जितना है उसी में ज़्यादा मार्क्स कैसे लाएं? क्योंकि अब एग्ज़ाम्स तो पास आ चुके हैं। शायद 30 नवंबर को ही SST एग्ज़ाम्स है 10th क्लास की। सो यू हैव टू बी परफेक्ट इन योर अप्रोच। ठीक है, जितना पता है उसी को अच्छे से यूज़ करना है, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को स्ट्रॉन्ग बनाना है, वीक पे अब इतना काम नहीं करना, अदरवाइज आप स्ट्रॉन्ग को भी लूज़ कर दोगे, स्ट्रॉन्ग को भी वीक बना दोगे। इसलिए अभी स्ट्रॉन्ग पॉइंट को और स्ट्रॉन्ग करो। व्हाट वाज द मेन रीज़न बिहाइंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ज़ोल्वेरिन? ज़ोल्वेरिन के बारे में अगर चैप्टर अच्छे से पढ़े हैं बच्चे सब तो आसानी से समझ पाओगे कि ज़ोल्वेरिन क्या होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ऐसे राउंड किया हुआ नहीं है, ये क्वेश्चन पिन पॉइंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, Zolverin is maximum time you must have read that Zolverin is related to trade. तो अगर इसे ट्रेड से ये ट्रेड से रिलेटेड है तो सीधी सी बात है कि आप जहाँ पर ट्रेड है वो खोजो। स्टेट एंड सोसाइटी नहीं है, ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, नेपोलियन से इसका कोई खास रिलेशन नहीं था, ट्रेड टैरिफ्स है। बस इसे क्लिक करो, आगे बढ़ो। ठीक है ना, इसे टिक करो, ट्रेड टैरिफ्स को टिक करो और आगे बढ़ जाना है। क्यों? क्योंकि आप जानते हो यहाँ पर ट्रेड है मतलब ये
रिलेटेड है ऑब्वियसली ज़ोल्वरिन से, बट ये ऐसा नहीं है कि अब आंख बंद करके देख लिए और करेक्ट करके आ गए। आपको ये पढ़ लेना है कि एबोलिश ट्रेड टैरिफ्स है, ये ट्रेड टैरिफ्स को एबोलिश करते हैं। पता चला यहाँ पे कुछ और वर्ड दिया हुआ है, एबोलिश नहीं दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि टू इंक्रीज ट्रेड टैरिफ्स। तुमने ट्रेड देख लिया और टच कर इसको राइट करके आ गए, नहीं। अप्रोच मैं समझा रहा हूँ कि पहले ट्रेड में आओगे, क्योंकि ये तो देखा हुआ है, ये वर्ड इससे रिलेट करता है। इधर आओगे, देखोगे, फिर पढ़ोगे इसमें क्या लिखा हुआ है, एबोलिश ट्रेड टैरिफ्स। यस, दिस इज अवर आंसर। दिस मस्ट बी योर अप्रोच सो दैट यू विल बी एबल टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स ओके इन लेस टाइम। वैसे टाइम एक इशू नहीं है, बिकॉज यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ टाइम फॉर दिस ओके। 90 minutes is not less. Now, which of the following was the reason behind disbanding of German National Assembly? जर्मन नेशनल असेंबली को डिसबैंड करने के पीछे, रद्द करने के पीछे, बंद करने के पीछे, कोई भी बात आप वर्ड यूज कर सकते हो, कारण क्या था? ठीक है, कारण क्या था? द सोशल बेसिस ऑफ द पार्लियामेंट वॉज इरोडेड। ठीक है, द सोशल बेसिस ऑफ द पार्लियामेंट वॉज इरोडेड, खत्म हो चुका था। सोशल बेसिस जो है पार्लियामेंट का इरोड हो चुका था, मतलब अब उतना पावरफुल नहीं था, क्योंकि लेस सपोर्ट मिल रहे थे वर्कर्स और आर्टिसंस से। वुमेन ऑफ द कंट्री रिवोल्टेड अगेंस्ट दिस पार्लियामेंट। पार्लियामेंट हैज बिकम करप्ट एंड दस लॉस्ट सपोर्ट ऑफ द एरिस्टोक्रेट्स। किंग बैंड दिस पार्लियामेंट। इसमें देखो कैसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे हम। ऑब्वियसली वर्कर्स एंड आर्टिसंस को अलग थलग रखा जाता था, हमेशा बाकियों से अलग रखा जाता था, तो दिस माइट बी अ रीज़न फॉर दिस। बट बिफोर रीडिंग अदर ऑप्शंस हाउ कैन वी प्रोसीड? बाकी ऑप्शंस भी तो पढ़ना होगा ना। ये तो ठीक है, ये रीज़न तो सही लग रहा है कि सोशल बेसिस ऑफ पार्लियामेंट जो है उसमें हमको लेस सपोर्ट मिला था, क्योंकि सोशल बेसिस ही गड़बड़ था उसका, वर्कर्स और आर्टिसंस के साथ गलत व्यवहार किया जाता था। अब दूसरा रीज़न देखो, वुमेन ऑफ द कंट्री रिवोल्टेड अगेंस्ट दिस पार्लियामेंट। ये नहीं है सही, ये हमको सही इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि वुमेन की इतनी पावर थी ही नहीं कि वो रिवोल्ट कर सके पार्लियामेंट के खिलाफ और पार्लियामेंट उनकी बात मान ले उस समय। ठीक है, समझ में आ रहा है ना अप्रोच किस तरह करना है। दिस पार्लियामेंट हैज़ बिकम करप्ट। करप्ट तो सभी थे शुरुआत में ही। एंड दस लॉस्ट सपोर्ट ऑफ द एरिस्टोक्रेट्स। नहीं, एरिस्टोक्रेसी की सपोर्ट वो नहीं लूज़ किए। ठीक है, और करप्शन से एरिस्टोक्रेसी का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये कोई बात बनती नहीं है, एरिस्टोक्रेसी में करप्शन होता ही था। ठीक है, ये कोई रीज़न नहीं बना। किंग बैंड दिस पार्लियामेंट। अब ये किंग की उतनी पावर रहती तो पार्लियामेंट बनता ही क्यों? ठीक है, किंग की अगर उतनी पावर होती तो पार्लियामेंट बनता ही क्यों? इसलिए ये भी रीज़न नहीं होगा। तो रीज़न होगा हमारा 1, यानी कि ए। 4 का ए विल बी द राइट आंसर। ओके, I hope you all are understanding that how we should approach. Now, which of the following factors bounded the ethnically different people in Europe together in the mid 18th century? मिड 18th सेंचुरी के टाइम पर, क्योंकि लोग यूरोप में खासकर एथनिकली मतलब उनके हर कल्चर, ट्रेडिशन, लैंग्वेज, हर तरह से वो अलग थे। ठीक है ना, डिफरेंट पीपल थे। पर क्या चीज़ थी जो उन्हें बांध कर रखती थी? बाउंडेड द एथनिकली डिफरेंट पीपल। क्या चीज़ थी जो बांध कर रखती थी उन्हें? आप इसमें देखो कैसे अप्रोच करोगे, ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट करोगे। सिमिलर कल्चर। अगर सिमिलर कल्चर होता, एथनिकली डिफरेंट होते ही नहीं। ठीक है, तो सिमिलर कल्चर होगा नहीं। सिमिलर लैंग्वेजेस। अब एथनिकली डिफरेंट हैं, पर यूरोप में तो हम वैसे भी जानते हैं कि कई सारे अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे, जैसे फ्रेंच बोलने वाले, जर्मन बोलने वाले, पॉलिश बोलने वाले, तरह तरह के लोग थे। तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, क्रिश्चियनिटी इज़ नॉट एन इशू। ठीक है, क्रिश्चियनिटी इज़ नॉट एन इशू एज फार एज वी आर टॉकिंग अबाउट एथनिकली डिफरेंट पीपल। रिलीजन माइट नॉट इंटरफेयर इन दिस। ओके, रिलीजन नहीं होना चाहिए इस बीच में। ये लास्ट पॉइंट अगर देखो, एलिजियंस टू द एम्पेरर, क्योंकि उनके ऊपर एक ही एम्पेरर का राज था, एक ही सम्राट का राज था, और वो सब उस एम्पेरर को अपना सुपीरियर मानते थे। तो वही एक कारण है, अपने एम्पेरर को सुपीरियर मानना, यही एक कारण है जो कि उनको बांध कर रखता था। जिस बच्चे ने एनसीईआरटी पढ़ा होगा वो ये जानता होगा कि एलिजियंस टू द एम्पेरर इज द राइट आंसर, बिकॉज इट इज़ परफेक्ट वर्ड, दिस परफेक्ट वर्ड इज रिटन इन एनसीईआरटी ऑल्सो। ठीक है, तो ये तुम्हारा राइट आंसर है, ये आँख बंद करके कर देना है, इसमें कोई एरर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है।
आई होप समझ में सभी को आ रहा है कि किस तरह हम आगे बढ़ेंगे, किस तरह हम इसे सॉल्व करेंगे, किस तरह हम अप्रोच करेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मिलेट्स। मिलेट्स के बारे में आपकी स्टेटमेंट देखना है आप लोगों को। अब देखिए ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। बाजरा, वीट, रागी आर ग्रोन इन डेजर्ट। बाजरा, वीट, रागी आर ग्रोन इन डेजर्ट, ये मिलेट्स के बारे में दिया गया है। दे प्रोवाइड प्लेंटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रेंट्स, ठीक है। जवार इज ग्रोन इन मॉइस्ट एरियाज विच डज नॉट नीड मच इरीगेशन। मिलेट्स आर ग्रोन नोन एज स्मूथ ग्रेन्स। विच ऑफ दिस आर ट्रू। जो बच्चे ने एनसीईआरटी पढ़ा है, बुक पढ़ा है, वो जो हर बच्चा ये जानता होगा, मिलेट्स को कभी भी हम स्मूथ ग्रेन तो कहते नहीं है, उल्टा इसे हम क्या कहते हैं, कोर्स ग्रेन कहते हैं, ठीक है, कोर्स ग्रेन कहते हैं। और अगर हम इसे कोर्स ग्रेन कहेंगे तो 4 नंबर तो होगा नहीं, 4 नंबर तो बिल्कुल नहीं होने वाला। तो इसमें पूछा गया है ना कि विच ऑफ दिस आर ट्रू, ट्रू में 4 नंबर तो आएगा नहीं, 4 तो रॉन्ग है, तो ये हटा दो, डी नंबर हटा दो, इसमें 4 दिया हुआ है, ये तो होगा नहीं। अब देखो कि क्या 1 2 3 में कौन करेक्ट है, ठीक है, 1 2 3 में कौन सा करेक्ट है। बाजरा, वीट, रागी आर ग्रोन इन डेजर्ट, ठीक है, ये करेक्ट है। दे प्रोवाइड प्लेंटी, मैं डेजर्ट का कहना है कि उस जगह पे ज़्यादा होते हैं जहाँ पर सैंडी सॉइल हो और जहाँ पर रेन कम होता हो ऑब्वियसली। दे प्रोवाइड प्लेंटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रेंट्स, ये तो बिल्कुल ही करेक्ट है, ठीक है। जवार इज ग्रोन इन मॉइस्ट एरियाज विच डज नॉट नीड मच इरीगेशन। अभी यहाँ पर जवार इज ग्रोन इन मॉइस्ट एरियाज नहीं, ये करेक्ट नहीं है, ये करेक्ट नहीं है। जवार इज ग्रोन इन मॉइस्ट एरियाज ऐसा नहीं है, तो इसमें राइट आंसर्स होंगे 1 and 2 ओनली। तो हमारा ऑप्शन होगा बी, दैट इज 1 and 2 ओनली, ठीक है, ठीक है। ये मिलेट्स पढ़े हो गए एनसीईआरटी में तो इजीली कर सकते हो, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। ऑप्शन एलिमिनेट करने का तरीका भी मैंने बता दिया है और ये भी सॉल्व कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। लैंड लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स इज कॉल्ड। अगर 5 साल से ज़्यादा एग्रीकल्चरल ईयर हमने छोड़ दिया है, उस लैंड को कल्टीवेट नहीं किया है, तो उसे हम क्या कहेंगे। डायरेक्ट एनसीईआरटी में दिया गया क्वेश्चन है ये। एग्ज़ाम्स के बाद जब मैं और चैप्टर्स कंटिन्यू करूँगा, रिवाइज कराना और बाकी चैप्टर्स पढ़ाना, तो उसमें मैं अच्छे से बता दूंगा कि ये लैंड लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन में क्या होगा, ठीक है। 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स से अगर उसमें कल्टीवेशन नहीं हुई है, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी में लिखा हुआ सवाल है, तो इसमें क्या होना चाहिए हमारा आंसर, ये होगा कल्चरेबल, कल्चरेबल वेस्टलैंड। ये थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पर, ठीक है, कल्चरेबल वेस्टलैंड होगा। कल्चरेबल मीन्स CULTURABLE, कल्चरेबल वेस्टलैंड, ठीक है। क्योंकि वो कल्चरेबल है, उसमें एग्रीकल्चर किया जा सकता है, बट हो नहीं रहा, दैट्स व्हाई इट इज़ वेस्ट फॉर नाउ, ओके। अभी देखो 9th नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है, ये बहुत ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एजेंडा 21 इज एसोसिएटेड विथ व्हाट। अब ये भी एनसीईआरटी में एक बॉक्स बना कर दिया हुआ है, पेरिस कन्वेंशन, क्योटो प्रोटोकॉल, रियो कन्वेंशन, जेनेवा। हर बच्चा जानता होगा इसे कि ये जो है क्या होगा, बताओ। एजेंडा 21 इज एसोसिएटेड विथ, ये सवाल में तुम कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है, इसलिए इस सवाल को अच्छे से समझना है। या फिर एक काम करो, इस सवाल को तुम लोग मुझे बताओगे बाद में, होमवर्क है ये आप लोगों का, ये मुझे या तो कमेंट करके बताओ या तो मुझे इंस्टा में बताओ, ठीक है, पर ये तुम लोगों को बताना है क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूँ, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज लिटिल बिट ट्रिकी क्वेश्चन, ओके। नाउ अब आ जाते हैं हम 10th नंबर पे। काउंटर प्लाविंग इज कैरिड आउट इन हिली प्लेसेस बिकॉज। काउंटर प्लाविंग को हिली प्लेसेस में क्यों किया जाता है, क्या हो सकता है काउंटर प्लाविंग हिली प्लेस। काउंटर प्लाविंग पहली बात होता क्या है ये तो पता होना चाहिए ना। काउंटर प्लाविंग इस तरह से होते हैं, ठीक है, जैसे एक बड़ा सा फील्ड है और यहाँ हम ऐसे ऐसे जब प्लाविंग करेंगे ना, ऐसे जिगजैग पैटर्न में, तो उसे काउंटर प्लाविंग कहा जाता है। इसे हिली प्लेसेस में क्यों किया जाता है, बिकॉज इट हेल्प्स टू इवनली डिस्ट्रीब्यूट द वाटर इन द फील्ड। दूसरा रीज़न है इट हेल्प्स टू रिड्यूस द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप्स एंड चेक्स शीट इरोजन। शीट इरोजन होने से बचाएगा, वाटर को स्लोप में बहने नहीं देगा। तीसरा है इट हेल्प्स टू इरीगेट फील्ड्स लोकेटेड इन वैलीज एंड डेजर्ट्स, ठीक है।
तीसरा है वैलीज एंड डेजर्ट्स में इसे इरिगेट करने में हेल्प करते हैं। इट हेल्प्स प्रिवेंट सॉइल इरोजन कॉज्ड बाय ह्यूमंस। देखो सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है काउंटर प्लाविंग, दैट इज फिक्स्ड, वी नो दैट। बट इसे हिली प्लेसेस में क्यों किया जाता है? तो इट प्रिवेंट सॉइल इरोजन कॉज्ड बाय ह्यूमंस, इट्स नॉट अ स्पेसिफिक आंसर फॉर हिली प्लेसेस। हिली प्लेसेस में क्यों किया जाता है ये तो आंसर नहीं है, तो जनरल आंसर है ना, सॉइल इरोजन को तो प्रिवेंट करता है। तो यहाँ पर वो कंफ्यूज करेगा क्वेश्चन पूछ कर, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। हिली प्लेसेस में क्यों किया जाता है? हिली प्लेसेस में इसलिए किया जाता है ताकि वो फ्लो ऑफ वाटर को रोक सके डाउन द स्लोप्स एंड चेक्स सीट इरोजन। बी तुम्हारा सही आंसर है, ताकि वाटर फ्लो ना हो, हिल से नीचे की तरफ फ्लो ना हो और शीट इरोजन ना हो। ठीक है, मतलब कि शीट में जो सॉइल है वो इरोड ना हो, वो बचे रहे उस जगह पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड्स टू इंडिया। अब ये स्टेटमेंट देखो क्या है। देर इज 3 टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बट विथ अनइक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूशन। ये इंडिया के बारे में दिया गया है कि 3 टायर सिस्टम है बट अनइक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी लैंग्वेज। ये दूसरा स्टेटमेंट है। 1/3 ऑफ ऑल लेजिस्लेटिव पोजिशंस आर रिजर्व फॉर वुमेन। सारे लेजिस्लेटिव पोजीशंस जो हैं 1/3 ऑफ ऑल द लेजिस्लेटिव पोजीशंस आर रिजर्व फॉर वुमेन। ठीक है, ये कहा गया है कि 1/3 ऑफ लेजिस्लेटिव पोजीशन रिजर्व फॉर वुमेन। विच अमंग द फॉलोइंग आर नॉट ट्रू रिगार्डिंग द फर्स्ट ओरिजिनल ड्राफ्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पहला ड्राफ्ट जो तैयार किया गया था ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, नॉट द फाइनल ड्राफ्ट बट द फर्स्ट ड्राफ्ट, उसके हिसाब से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, ये आप लोगों को बताना है कि कौन सा सही नहीं है। जिसने पढ़ा है उस चैप्टर को कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन सिविक्स में, ठीक है, उन्हें समझ में आ जाएगा। समझ में आ रहा है बात मैं जो बोलना चाह रहा हूँ? तो देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और आप लोगों को ये बताना है कि इनमें से कौन सा नॉट ट्रू मीन्स इट्स रॉन्ग ऑब्वियसली। ठीक है, 1 3 3 2। अब देखो पहला वाला 3 टायर सिस्टम जो है वो क्या राइट है या रॉन्ग है? पहला वाला जो 3 टायर सिस्टम है ना वो रॉन्ग है। पहले 3 टायर सिस्टम नहीं था, गवर्नमेंट जब बन रहा था तो सिर्फ 2 टायर सिस्टम था। बाद में 3 टायर सिस्टम आया 1990s के टाइम पे। ठीक है, जिसे पंचायत एंड ऑल कहते हैं ना हम। तो पहले 2 सिस्टम्स थे, तो पहला वाला रॉन्ग है। ठीक है, अब देखो दूसरा, द कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज। हाँ, नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस तो उसने किसी को नहीं दिया, ये तो बात सच है, पहले ड्राफ्ट में ही। 1/3 ऑफ लेजिस्लेटिव पोजीशन रिजर्व फॉर वुमेन, नहीं, ये भी पहले में नहीं था। बाद में जब देखा गया कि वुमेन रिप्रेजेंटेशन कम हो रहा है तब ये किया गया। तो 1 and 3 आर नॉट करेक्ट। जब हम फर्स्ट ड्राफ्ट की बात करें तो दे आर नॉट करेक्ट। सो 1 and 3, सो आंसर विल बी ए, 1 and 3। गॉट इट? आई होप समझ गए होगे सब। ठीक है, करेक्ट जो नहीं है उसे हम मार्क करेंगे। और इस तरह से तुम लोगों को दिमाग लगाना होगा, इस तरह से सोचना होगा कि पहले ड्राफ्ट बना होगा, देन ऑब्वियसली पहले तो 3 टायर सिस्टम था नहीं। ठीक है ना, तो इस तरह से सोचना है, ये आप लोगों की सोच और अप्रोच होनी चाहिए, तब जाके मार्क्स आएंगे। व्हेन वाज द एक्ट ऑफ रिकॉग्नाइजिंग सिन्हला एज द ऑफिशियल लैंग्वेज साइंड। सिन्हला को ऑफिशियल लैंग्वेज कब माना गया? सिन्हला को ऑफिशियल लैंग्वेज कब माना गया था? तो ये तो सीधे बुक की डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, याद है तो करोगे, सीधी सी बात है। 1956 में माना गया था उसको एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया। देयर वॉज अ की चेंज दैट टुक प्लेस इन 1993 इन बेल्जियम मेकिंग इट अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। व्हाट वाज दैट चेंज? एक की चेंज किया गया था 1993 में बेल्जियम में फेडरल गवर्नमेंट बनाने के लिए। क्या चेंज किया गया था? रीजनल गवर्नमेंट्स वेयर गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स। रीजनल गवर्नमेंट को पावर दिया गया था। रीजनल गवर्नमेंट वेयर नो लॉन्गर डिपेंडेंट ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट। पावर ऑफ रीजनल गवर्नमेंट कुड बी विदड्रॉन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। बोथ ए एंड बी। देखो इसमें सिंपल सी बात है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं खींचूंगा, इसका ज़्यादा टाइम नहीं लेना है मुझे अभी। और बेल्जियम में रीजनल गवर्नमेंट को पावर दिया गया था और दूसरी में ये दिया हुआ था कि रीजनल गवर्नमेंट को नो लॉन्गर डिपेंडेंट ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट। ये दोनों बिल्कुल ही सही है, तो ये बोथ ए एंड बी होगा, सी नहीं। विदड्रॉन कुड बी विदड्रॉन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, नहीं। ठीक है, तो बोथ ए एंड बी विल बी योर आंसर। मोस्ट अप्रूव्ड, द यूएसए डज नॉट हैव इनफ रिजर्व्स ऑफ ऑयल एंड सिक्योर्स इट फॉर यूसेज थ्रू असर्टिंग इट्स। अब देखो क्या है ना, फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। यूएसए डज नॉट हैव इनफ रिजर्व्स ऑफ ऑयल।
ऑयल रिजर्व नहीं है, एंड सिक्योर्स इट, बचा कर रख रहा है, फॉर यूसेज थ्रू असर्टिंग इट्स, किन चीज़ों की वजह से बचा कर रख रहा है, सोशल पावर, एजुकेशनल पावर, मिलिट्री पावर या ऑटोक्रेटिक पावर। यूएसए के पास ऐसा क्या है जिस वजह से ये ऑयल को कंजर्व कर पा रहा है। ठीक है, सीधी सी बात है कि यूएसए बहुत पावरफुल कंट्री है, वो बाकी कंट्रीज को डोमिनेट करता है, तो मिलिट्री पावर ही होगा इसका आंसर। वैसे ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है, ये थोड़ा सा बाहर का क्वेश्चन लग रहा है मुझे। ठीक है, नाउ कोई बात नहीं है, प्रैक्टिस करना है, कहीं भी आ सकता है कुछ भी क्वेश्चन। ठीक है, व्हेन पावर इज टेकन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट एंड इज गिवन टू लोकल गवर्नमेंट इट इज कॉल्ड, जब पावर को स्टेट गवर्नमेंट से लेके लोकल गवर्नमेंट में दिया जाए, तो ये तो एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखा हुआ है कि उसे डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं, बस सीधी बात। फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। फेडरेशन आर फॉर्म्ड बाय ब्रिंगिंग और होल्डिंग टुगेदर ऑटोनोमस। कैसे बनता है फेडरेशन? ब्रिंगिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर, ऑटोनोमस। क्या स्टेट्स होते हैं, कंट्रीज होते हैं, पीपल्स होते हैं या सिटीज होते हैं? स्टेट्स होते हैं ना, तभी तो वो एक दूसरे को या तो होल्डिंग टुगेदर बनेंगे या कमिंग टुगेदर बनेंगे, स्टेट्स ही बनेंगे, कंट्रीज तो नहीं बनेंगे, कंट्रीज के अंदर बनते हैं फेडरेशन, कंट्रीज को मिलाकर फेडरेशन नहीं बनता, सो दैट इज नोन एज स्टेट। कंट्रीज को मिलाकर जो फेडरेशन बनते हैं वो कंट्रीज भी स्टेट्स ही कहलाने लगते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस एप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब व्हाई इट इज बिकमिंग डिफिकल्ट टू फीड कैटल पॉपुलेशन इन इंडिया। कैटल पॉपुलेशन इंडिया, जो इंडिया में कैटल पॉपुलेशन है, चाहे वो काव, बफेलो, शीप, गोट हैं, उनको फीड करना इतना मुश्किल क्यों होते जा रहा है? क्या लगता है, क्या रीज़न हो सकता है? नेट सोन एरिया इज डिक्रीजिंग, परमानेंट पेस्चर लैंड इज डिक्रीजिंग, एरिया अंडर बैरन लैंड एंड वेस्ट लैंड इज इंक्रीजिंग, प्लेट्यू रीजन डज नॉट हैव इनफ ग्रास। देखो कन्फ्यूज़न हो सकता है तुमको इस ऑप्शंस में, क्योंकि सारे ऑप्शंस करेक्ट लग रहे हैं, ये ऑप्शंस तो खैर कोई मतलब नहीं है, प्लेट्यू रीजन डज नॉट हैव इनफ ग्रास, इससे कोई मतलब नहीं है हमको, नहीं है तो क्या? एरिया अंडर बैरन लैंड एंड वेस्ट लैंड इज इंक्रीजिंग, एरिया जो है बैरन लैंड का बढ़ रहा है, बंजर ज़मीन बढ़ रहे हैं, वेस्ट लैंड बढ़ रहे हैं, बट वेस्ट लैंड होने से वहाँ पर तो हमको ग्रासेस तो मिल जाती हैं, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ठीक है, इनके इंक्रीज होने से प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। परमानेंट पैस्चर लैंड इज डिक्रीजिंग, ये हो सकता है, पैस्चर लैंड हम उसे ही कहते हैं जिसमें लोग ज़्यादातर जो कैटल्स होते हैं ना वो फीड होते हैं, ग्रासेस खाते हैं, तो पैस्चर लैंड अगर डिक्रीज होगा देन इट विल बी एन इशू फॉर कैटल फीडिंग, सो इट विल बी द राइट आंसर 17 नंबर। ठीक है, 18 नंबर में आ जाए हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू ए वर्कर इन द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। नॉट एप्लीकेबल टू ए वर्कर इन द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों को क्या नहीं एप्लीकेबल है इसमें? रेगुलर सैलरी तो उन्हें मिलती है, अपॉइंटमेंट लेटर मिलती है, ठीक है, नॉट पेड फॉर लीव, ऐसा नहीं है, उन्हें पे किया जाता है, दे आर पेड फॉर लीव, ओके, दे आर पेड फॉर लीव, सो आई थिंक दिस सी, सो 18 का सी होगा तुम्हारा आंसर सही। ठीक है, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड्स द, गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस होते हैं ना, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन इस सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर, सीधी बात है, हम उसे क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं ना, तो ग्रॉस प्रोडक्शन होगा, ग्रॉस प्रोडक्शन होगा, सिंपल है ये। ठीक है, नाउ ए बिग लैंड ओनर has purchased farm machinery worth 10 lakh to mechanize his farms, 20 small laborers and their family, ये इंफॉर्मेशन एनालाइज करना है, केस स्टडी जैसा है, तो इसे हम करेंगे बाद में, क्योंकि मैं नहीं चाहता और टाइम लेना, तो नेक्स्ट वीडियो में जब बनाऊंगा, आज या कल में मैं फिर एक और वीडियो डालूंगा जिसमें कि आप लोग और अच्छे से समझ पाओगे कि एमसीक्यूज़ को किस तरह हैंडल करना है, उसमें हम ये देखेंगे। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा अभी हम लोग इतना किए, 20 क्वेश्चंस में आप लोग ऑब्वियसली इस पैटर्न को, इस अप्रोच को समझ गए होंगे कि किस तरह हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, स्टडी वेल, we'll meet in our next video. Bye everyone.